हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनसीईआरटी सीरीज़। अब तक हमने हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी के 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। हर वीडियो में आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैंने कुछ क्विजेस करवाए हैं। ये पर्टिकुलर चैप्टर से हैं। आप चाहे तो इनकी और प्रैक्टिस करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। तो चैप्टर 7 स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट्स स्टार्ट विद द क्विजेस। क्वेश्चन 1, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो लिस्ट 1 में वर्णास दिए हैं, लिस्ट 2 में है कि इन वर्णों के क्या फंक्शंस थे। ए, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करते थे? दे परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। बी, शूद्रास। वो क्या करते थे? दे सर्व्ड अदर 3 वर्णास। वैश्यास व ट्रेडर्स एंड क्षत्रियास फॉट बैटल्स। तो आपका आंसर क्या होगा? A2, B1, C4 एंड D3। Question 2. In the context of Vedic period, consider the following statements. Both the Kshatriya and Vaishyas could perform sacrifices. Shudras were considered to be untouchables. All the groups were decided on the basis of birth. तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है, स्टेटमेंट 1 ये सही है। स्टेटमेंट 2 क्यों गलत है? क्योंकि शूद्रास को अनटचेबल नहीं कहा गया है। इस टाइम पर अनटचेबल वाला कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ये वैदिक पीरियड के बाद में आया है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ऑल द ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, ये एकदम सही है। तो आपका आंसर 1 एंड 3 ओनली होगा, जो कि है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3. In the context of Vedic period, consider the following statements. Many people did not accept the system of Varna laid down by the Brahmins. The influence of priests in the northeastern region of the subcontinent was very limited. इस स्टेटमेंट में हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 एंड 2। Question 4. In the following Janpads, did the archaeologist have excavate a number of settlements? कौन से जनपद में से आर्कियोलॉजिस्ट ने सेटलमेंट्स जो हैं वो एक्सकवेट किए? किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मीरठ, अतरंजी खेरा नियर ईटा। तो इन तीनों ही में से इन्होंने एक्सकवेट किए थे सेटलमेंट्स को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। Question 5. In the context of Mahajanpads, consider the following statements. Many of the Mahajanpads were fortified. The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid entire salaries of the year at once using punch-marked coins. यहाँ स्टेटमेंट 1 तो सही है कि जो महाजनपद थे वो फोर्टिफाइड थे, है ना, यानी उसके अराउंड वॉल्स बिल्डअप किए गए थे उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जो न्यू राजास थे उन्होंने आर्मीज तो मेंटेन करनी स्टार्ट की थी, लेकिन सोल्जर्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे किए जाते थे, न कि साल में एक बार। और उनको पंच मार्क कॉइन्स, एक तो सैलरीज पे की जाती थी और कुछ ऐसे सोल्जर्स थे जिनको पंच मार्क कॉइन्स के फॉर्म में पेमेंट मिलती थी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सिर्फ 1 है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो ओनली 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन. In the context of the taxes of Mahajanpads, consider the following statement. Usually, the tax was fixed at 1/3 of the what was produced. This was known as bhag or share. The craftsperson had to pay taxes in a form of labor. अब लेबर के फॉर्म में, हाँ ठीक है, ये सही है आंसर सेकंड वाला। फर्स्ट क्यों गलत होता है? फर्स्ट स्टेटमेंट पहले तो गलत है। भाग जो है वो क्या होता था? 1/6 शेयर। ठीक है, 1/3 नहीं, 1/6 शेयर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ सेकेंड 1 है, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैव नेवर बीन द कैपिटल ऑफ मगध? मगध का कैपिटल इनमें से कौन सी सिटी कभी भी नहीं थी? तो हमने पढ़ा था सबसे पहले राजगृह उसका कैपिटल था, उसके बाद पाटलिपुत्र को उसका कैपिटल बनाया गया। श्रावस्ती कभी भी उसका कैपिटल नहीं था बिल्कुल। तो ओनली 3 जो ऑप्शन है इसमें पूछा है कौन सा नहीं था, ओनली 3 ऑप्शन, यानी कि सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दीघ निकाय? दीघ निकाय क्या है? ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। नाउ चैप्टर 7, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज।
देखिए, अगर आप इसको स्टोरी फॉर्म में पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी बुक्स होती है इतनी इंटरेस्टिंग है, मतलब थोड़ा-सा ये स्टोरी फॉर्म में होती हैं, ईज़ी लैंग्वेज में होती हैं, तो आप थोड़ा इंटरेस्ट लेके इसको पढ़िए मज़े से, तो बहुत ईज़िली आपको फैक्ट्स इनके रिवाइज़ भी हो जाएँगे, लर्न भी हो जाएँगे, ठीक है? तो ऐसा बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। द स्टोरी ऑफ द बुद्ध। सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज़ गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। अब बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है? जिनका नाम सिद्धार्थ था। Was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people. As you saw in chapter 6, some kings in the Mahajanpads were growing more powerful, new cities were developing, and life was changing in the village as well. Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. द बुद्ध बिलोंग टू अ स्मॉल गण। जिस गण से बुद्ध बिलोंग करते थे उसको क्या बोला जाता था? दैट वॉज नोन एज साक्य गण एंड वॉज अ क्षत्रिय। बुद्ध जो है वो क्षत्रिय थे। वेन ही वॉज यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट्स ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। हम सभी ने बचपन में ये स्टोरीज पढ़ी हुई हैं, है ना, कि बुद्ध जब यंग थे तो अपनी कंफर्ट्स मतलब छोड़ के नॉलेज के सर्च में उन्होंने घर घर छोड़ के चले गए थे। ही वैंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार। तो बहुत सालों तक ये वैंडर करते रहे नॉलेज के मतलब सर्च में, ठीक है। बहुत सारे थिंकर्स से इन्होंने डिस्कशन किया और फाइनली रियलाइजेशन के लिए, मेडिटेट करने के लिए कहाँ बैठ गए? बोध गया में, जो कि बिहार में एक जगह है बोध गया। वहाँ पर पीपल ट्री के नीचे ये बैठ के मेडिटेट करने लगे। व्हेन ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट, और वहीं पे इनको एनलाइटनमेंट मिली। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्ध और द वाइज वन। तो इनिशियली इनके इनिशियल लाइफ में इनका नाम सिद्धार्थ था, बट एनलाइटनमेंट मिलने के बाद इनको गौतम बुद्ध बोला जाता है। बुद्ध इनको मिल गया नाम, जिसका मतलब होता है वाइज वन। ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब सबसे फर्स्ट जो कहा जाता है सर्मन या फर्स्ट टीचिंग कहाँ पे दी इन्होंने? तो सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने दी। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। और उनका जो महापरिनिर्वाण है, जो कि मतलब उनका डेथ जो है कहाँ हुआ? कुशीनारा में। तो 2-4 पॉइंट्स आपको मिले, है ना, कि कहाँ पे उन्होंने एनलाइटनमेंट कहाँ मिली? बोध गया में मिली, बिहार में। उन्होंने फर्स्ट सर्मन, फर्स्ट टीचिंग कहाँ दी? सारनाथ में। और उनका डेथ कहाँ पे हुआ? कुशीनारा में। द बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। बुद्ध ने क्या बताया? कि लाइफ जो है हमारी सफरिंग से भरी हुई है ना, और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर्स। किस वजह से? कि हमारे बहुत सारे डिज़ायर्स हैं विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ऐसे डिज़ायर्स जो कई बार ऐसा होता है कि हम मतलब वो फुलफिल होना मुश्किल है ना। समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। कभी कभी जो हमें चाहिए होता है, हमें मिल भी जाए तो भी हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमें और चाहिए होता है। वी एंड वॉन्ट इवन मोर और अदर थिंग्स। द बुद्ध डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। ये जो है ना, ये डिज़ायर जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा, इसको बुद्ध ने डिस्क्राइब किया है तन्हा, एक वर्ड दिया है कि ये थर्स्ट है। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। तो उन्होंने क्या सिखाया? कि ये जो लगातार आपकी क्रेविंग्स हैं, इसको रिमूव कैसे किया जाता है? किसी भी चीज़ में मॉडरेशन, एक बैलेंस लाके। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. उन्होंने सिखाया कि लोगों को काइंड होना चाहिए और दूसरों की लाइफ्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इवन एनिमल्स की भी लाइफ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। He believed that the results of our actions called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. तो उनका कहना था कि जो हमारे एक्शंस का रिजल्ट होता है, जो हमारे कर्म होते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, वो हमारे अभी की लाइफ में और नेक्स्ट लाइफ में भी बहुत उसका असर होता है, अफेक्ट करता है। द बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत। तो जो ये टीचिंग्स हैं वो किस लैंग्वेज में देते थे? प्राकृत लैंग्वेज। ये क्या होता है? ऑर्डिनरी पीपल की लैंग्वेज, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। What was the language
यूज्ड टू कंपोज द वेदास। अब आप सोचिए, अब हम लोग ने वेदा वगैरह पढ़ा हुआ है, मतलब पिछले चैप्टर्स में उनके बारे में, तो किस लैंग्वेज में उसको कंपोज किया गया था? हमने पढ़ा था कि इसे संस्कृत या वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज किया गया था। ठीक है। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ आप वही एक्सेप्ट कर लो, आप खुद से भी सोचो कि क्या करना चाहिए, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक है आपके लिए या नहीं, है ना। ये पिक्चर देख लेते हैं किस चीज़ की है, द स्तूपा एट सारनाथ। तो सारनाथ में जो स्तूपा है उसकी है ये पिक्चर। दिस बिल्डिंग नोन एज द स्तूपा वॉज बिल्ट टू मार्क अ प्लेस वेयर बुद्ध फर्स्ट टॉट हिज मैसेज। तो सारनाथ में अभी हमने देखा कि उन्होंने फर्स्ट अपना मैसेज जो है वो टीच किया, वहीं पे उसको मार्क करने के लिए एक स्तूपा, एक बिल्डिंग बनाई गई। ठीक है, इसके बारे में और हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ कीसा गौतमी। हेयर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्ध। तो एक बहुत फेमस स्टोरी है। वंस देयर वॉज अ वुमन नेम्ड किसा गौतमी हु सन हैड डाइड। हाँ, ये स्टोरी हम लोग ने बहुत बार सुनी भी है। तो एक किसा गौतमी थी, उनके बेटे की डेथ हो गई थी। शी वॉज सो सैड दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विथ हर, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। इतनी ज़्यादा वो दुखी हो गई अपने बेटे की डेथ से कि वो उसकी बॉडी को लेके पूरा मतलब सिटी की सड़कों पे इधर उधर जा रही थी और लोगों से कह रही थी कि किसी भी तरीके से उनके बेटे की लाइफ जो है वो वापस से ले आएँ। अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्ध। तो एक बहुत काइंड मैन ने क्या किया कि उनको बुद्ध के पास ले गए वो। द बुद्ध सेड, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। तो बुद्ध ने कहा कि आप जाइए और एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स लेके आइए, आप लेके आएंगी तो मैं आपके बेटे को दोबारा से जीवित कर दूंगा। Kissa Gautami was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, तो किस्सा गौतमी तो बहुत खुश हो गई कि मैं तो किसी भी घर में जाके एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स जो है, सरसों के दाने जिसे कहा जाता है, ठीक है, तो वो लेके आ जाऊंगी और फिर बुद्ध मेरे बेटे को जीवित कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो जाने वाली थी बुद्ध ने तो उनको रोका और कहा, क्या कहा, द सीड्स मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नोबडी हैज़ डाइड। तो आपको ये सीड्स जो हैं, ये जो सरसों के दाने हैं, वो उस घर से लेके आना है जहाँ पर कभी भी मतलब वहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो, उस घर से आपको लाना है। तो किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother had died। तो वो जिस भी घर जा रही थी उनको पता लग रहा था कि कहीं पे किसी के मदर की डेथ हुई है, कहीं पे किसी के फादर की डेथ हुई है, कहीं पे अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किसी ना किसी की डेथ हुई है ना। तो आगे तो स्टोरी में कुछ नहीं दिया हुआ है, बट फिर हुआ क्या कि एक्चुअली बुद्धा ये ही टीचिंग देने चाह रहे थे कि कोई भी ऐसा हाउस नहीं है जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो कभी, है ना। तो किस्सा गौतमी को तब समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। उपनिषद्स। Around the time that the Buddha was preaching, and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. तो उस टाइम में जब बुद्ध जो है वो मतलब पढ़ा रहे थे, टीच कर रहे थे, ठीक है, और उस टाइम पे क्या हुआ कि दूसरे थिंकर्स भी आंसर्स कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ढूंढ रहे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ। कुछ थिंकर्स को जानना था कि डेथ के बाद लाइफ कैसी होती है। Others wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. तो बहुत सारे thinkers ऐसे हैं कि जिनको ऐसा लगता था, कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिनको ऐसे लगता था कि कोई चीज़ यूनिवर्स में परमानेंट है, कुछ ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्स में परमानेंट है और डेथ के बाद भी वो लास्ट करती है, रहती है। They describe this as Atman or the individual soul and the Brahman or the universal soul. वो कहते थे कि आत्मा, इंडिविजुअल सोल एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट है, डेथ के बाद भी वो रहती है। They believed that ultimately both Atman and the Brahman were one.
तो ऐसे थिंकर्स, ये जो थिंकर्स थे, उनका ऐसा मानना था कि आत्मन और ब्राह्मण एक है, आत्मा और ब्रह्मा एक है। मैनी ऑफ their आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स। बहुत सारे ऐसे थिंकर्स के आइडिया उपनिषद्स में रिकॉर्ड किए गए हैं। दीज वर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट। तो ये पार्ट किसका है? लेटर वैदिक टेक्स्ट ये पार्ट है। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद्स का मतलब क्या होता है? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। एंड टेक्स्ट कंटेन कॉन्वर्जेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। उपनिषद में एक तरीके से जो टेक्स्ट है वो कॉन्वर्जेशन है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का। ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स। बहुत सारे आइडियाज़ नॉर्मल डायलॉग के फॉर्म में, जैसे बहुत सारी स्टोरीज, अभी एक ये वाइस बेगर की भी स्टोरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो डायलॉग के फॉर्म में थे कि किसी ने क्वेश्चन पूछा तो बुद्ध आंसर कर रहे हैं, या कोई दूसरे थिंकर आंसर कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल रहे हैं और डायलॉग फॉर्म में ये टेक्स्ट में दे दिया गया है, ठीक है। इससे पहले हम ये देख लेते हैं 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ओवर सेंचुरीज India's intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 systems of philosophy. तो जो हमारे इंडियन इंटेलेक्चुअल थ्योरीज हैं, है ना, वो एक तरीके से 6 सिस्टम्स में फिलोसफी के रिप्रेजेंट की गई हैं। दीज आर नोन एज वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा, है ना। तो इसको जैसे मतलब ये एक्चुअली दो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, जैसे सांख्य योग, न्याय वैशेषिका, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा जाता है। These 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages Kannad, Gautam, Kapila, Patanjali, Jaimini and व्यास रिस्पेक्टिवली। कि जो वैशेषिका है उनको कन्नड़ ने, न्याय को गौतम ने, सांख्य को कपिल ने, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा को जेमिनी ने और वेदांत या उत्तर मीमांसा को व्यास जी ने कंपोज किया है। दीज फिलोसफीज स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री। जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिच मैक्स म्यूलर has observed that the 6 systems of philosophy were developed over many generations with contributions made by individual thinkers. However, today we find an underlying harmony in their understanding of truth, although they seem distinct from each other. तो मतलब इनके बारे में आप लेटर जो चैप्टर्स हैं या लेटर आपके दूसरे क्लासेस के बुक्स हैं उसमें ज़्यादा आप अच्छे से पढ़ेंगे। द वाइज बेगर। Here is a dialogue based on a story from one of the most famous Upanishads, the Chandogya Upanishad. तो एक उपनिषद है, ठीक है, चंदोग्य उपनिषद, जहाँ पे में से एक स्टोरी लाई गई है और उसके कुछ डायलॉग्स यहाँ पे दिए गए हैं। शौनाक एंड अभिप्रतरिन, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो तो दे वर 2 sages who worshipped in universal soul. Once, as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. तो ये 2 सेजेस जो हैं जब खाने के लिए बैठे तो एक बेगर आया इनके पास और खाना मांगने लगा। शौंक्य जी जो है सेज जो थे उन्होंने क्या बोला? वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू। हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ सकते। लर्न सर्स whom do you worship? The beggar asked. तो बेगर ने क्या पूछा कि सर आप ये बताइए मुझे कि आप किसकी वर्शिप, आप किसको पूछते हैं? द यूनिवर्सल सोल, अभिप्रात्रिन रिप्लाइड। तो अभिप्रात्रिन जो सेज थे उन्होंने रिप्लाई किया कि यूनिवर्सल सोल, ब्राह्मण को हम एक तरीके से ब्रह्म को पूछते हैं। इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड। तो बेगर ने क्या कहा कि अच्छा तो आपको ये पता होगा, आपको ये मालूम है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में यूनिवर्सल सोल है। येस येस वी नो दैट, द सेजेस नॉडेड, कि हाँ हमें ये पता है, सेजेस ने कहा। इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू, कि अगर पूरा होल वर्ल्ड में यूनिवर्सल सोल है, पूरी दुनिया ही ब्राह्मण है, ब्रह्म की है, तो उसमें मैं भी एक पार्ट हूँ, मुझे भी मतलब मैं भी फिल करता हूँ उसमें। हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूँ कौन? मैं तो इस वर्ल्ड का ही पार्ट हूँ और आप कह रहे हैं कि ये पूरा वर्ल्ड में ही ब्राह्मण है, ब्रह्म है। यू स्पीक द ट्रुथ ओ यंग ब्राह्मण। तो सेज ने कहा एक कि हाँ तुम सच कह रहे हो। देन ओ सेजेस बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल। तो बेगर ने क्या कहा कि ओ सेजेस, मतलब
हे संत महात्मा, आप मुझे खाना मना करके आप एक तरीके से ब्रह्म को खाना देने से मना कर रहे हो। द सेजेस रियलाइज द ट्रुथ ऑफ वॉट द बेगर सेड एंड शेयर देयर फूड विथ हिम। तो सेजेस को, उन संतों को तुरंत रियलाइज़ हुआ कि क्या बोल रहा है वो बेगर, और तुरंत उन्होंने अपना फूड जो है वो शेयर किया, है ना। तो देखिए कितने इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज छोटी छोटी कॉन्वर्जेशन डायलॉग्स के फॉर्म में है। तो आप इनको अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा चीज़ों को लर्न करना। नाउ most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. बहुत सारे जो है मेंस थे, लेकिन occasionally there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. तो वैसे तो बहुत सारे ब्राह्मण्स जो हैं, राजास जो हैं, उपनिषद थिंकर थे जो कि मेन थे, लेकिन कुछ विमेन भी जो हैं वो थिंकर्स थी, जैसे कि गार्गी एक बहुत फेमस हैं, ठीक है और रॉयल कोर्ट्स में वो डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करती थी। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस। तो ऐसे जो डिस्कशन होते हैं उसमें बहुत ही ऐसा कम होता था कि जो पुअर पीपल हैं, गरीब हैं, जो थोड़े लोग वो कम पार्टिसिपेट करते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबाला, हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली। तो एक स्लेव वुमेन थी जबाली, उनके बेटे थे सत्यकामा जबाला। स्लेव है, ठीक है, तो मतलब थोड़ा एक तरीके से कह सकते हैं पुअर पीपल वाली कैटेगरी से आते हैं ये, तो ये एक एक्सेप्शन था। ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम। तो एक ब्राह्मण टीचर थे गौतम, उन्होंने ये सत्यकामा जबाला को अपने स्टूडेंट के तौर में एक्सेप्ट किया था एंड बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम। वही जो सत्यकामा जबाला हैं, ये मतलब बहुत बेस्ट नोन थिंकर्स, मतलब बहुत फेमस थिंकर एक तरीके से बने। मैनी ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, whom we will study in chapter in class 7 सॉरी। तो बहुत सारे आइडियाज़ जो है उपनिषद्स के बाद में हमारे जो थिंकर हैं शंकराचार्य जी, उन्होंने वो लेके आए थे। नाउ Panini, a grammarian, दिस वॉज ऑल्सो द टाइम when अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो मतलब अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे थे, बहुत सारे थिंकर्स जो है वो इमर्ज कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पनिनी, हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। संस्कृत का ग्रामर किसने प्रिपेयर किया? पनिनी जो थिंकर है उन्होंने। He arranged the vowels and consonants in a special order and then used these to create formula like those found in algebra। जैसे अलजेब्रा में हमको फॉर्मूलाज मिलता है ना, आपका बहुत ही फेमस फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, एक फॉर्मूला है ये। इसी तरीके से जो पनिनी हैं उन्होंने वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को बहुत स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया एक फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। ही यूज दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूले, अराउंड 3000 ऑफ देम। कम से कम 3000 इन्होंने रूल्स जो है इस लैंग्वेज का लिखा एक शॉर्ट फॉर्मूला के फॉर्म में, ठीक। तो बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा। अब यहाँ पे है जैनिज्म। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर वॉज ऑफ द जैन्स वॉज कौन? वर्धमान महावीर। ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम, दैट इज़ 2500 ईयर्स अगो। तो ऐसा कहा जाता है जैसे लाइनेज में होते हैं ना, तो 24th तीर्थंकर जो है वो वर्धमान महावीर थे, और इनका टाइम पीरियड कब का बताया गया है? 2500 ईयर्स अगो का। ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ लिच्छावीज, अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ वज्जी संघ। अब वज्जी संघ है ये इसमें का एक ग्रुप था लिच्छावीज, उसमें ये क्षत्रिय प्रिंस थे, अबाउट विच वी विल रीड इन चैप्टर 6, वी रेड इन चैप्टर 6। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। तो थोड़ा बहुत सिमिलर सी स्टोरी इनकी बुद्ध जैसी है। इन्होंने भी 30 की एज में अपना घर छोड़ा और फॉरेस्ट चले गए थे ये। फॉर 12 years ही लेड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ, एट द एंड ऑफ विच ही अटेन्ड एनलाइटनमेंट। तो 12 साल तक इन्होंने बहुत ही हार्ड लाइफ जी, जिसके बाद इनको एनलाइटनमेंट मिली। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, men and women who wish to know the truth must leave their homes।
वो मेन वुमेन जिनको ट्रुथ जानना है ना, लाइफ का सच्चाई जाननी है, उनको अपना घर छोड़ के निकलना पड़ेगा. दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बीइंग. अब इनकी फिलॉसफीज़ हल्की सी अलग थी. इन्होंने क्या कहा कि अपना घर छोड़ के आपको फिर उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले तो अहिंसा का. अहिंसा मतलब क्या, कि आप किसी को भी, चाहे वो कोई भी लिविंग बीइंग हो, कोई इंसेक्ट हो, एनिमल भी क्यों ना हो, ह्यूमन बीइंग्स तो मतलब ऑब्वियसली उनको नहीं करना है, इसके अलावा कोई इंसेक्ट, ये एनिमल्स कुछ भी हो, किसी को हर्ट नहीं करना है. ऑल बीइंग्स, सेड महावीर, लॉन्ग टू लिव. कोई भी बीइंग है उनका हक बनता है लंबा जीने का. टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर. सभी चीज़ों के लिए लाइफ बहुत जो है, जीवन जो है वो बहुत ही प्यारी है. ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत. तो ये भी प्राकृत लैंग्वेज यूज़ करते थे, इसलिए जो ऑर्डिनरी लोग थे उनको बहुत ईजी होता था समझने में इनकी टीचिंग्स को. देयर वर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत. अब प्राकृत के भी बहुत से फॉर्म्स थे, यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द region in which they were used. For example, प्राकृत spoken in Magad was known as Magadhi. रीजन के हिसाब से किसी भी प्राकृत लैंग्वेज का नाम था. तो जैसे कि मगध एरिया में जो प्राकृत बोली जाती थी उसको मगधी कहा जाता था. Followers of Mahavir, who were known as Jains, had to lead very simple lives begging for food. तो जो जैन्स थे, जैन कौन होते हैं, जो महावीर के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ठीक है. तो उनको, उनका ये था कि उनको बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी होगी, उनको फूड जो है वो बेक करके लेना होगा. दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड वर स्पेशली आस्क्ड नॉट टू स्टील. कि उनको बहुत ही ईमानदारी से रहना होगा, है ना, और बिल्कुल भी कोई चीज़ स्टील ना करे वो. ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, मतलब जो एक तरीके से सेंट वाला जीवन उनको जीना होगा. एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स. और जो मेन है वो अपने क्लोथ्स को भी मतलब त्याग दें. इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वेमेन टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स. बहुत ही डिफ़िकल्ट था सबके लिए, है ना, इन रूल्स को फॉलो करना. नेवर द लेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ. फिर भी जो है इतनी डिफ़िकल्टी के बाद भी बहुत सारे लोगों ने अपना घर छोड़ा ताकि वो एक तरीके से ये वाला जीवन लर्न कर पाएँ और टीच कर पाएँ, पढ़ा पाएँ. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with food. बहुत से ऐसे जो खुद नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते थे कि दूसरों को सपोर्ट करते थे. कि अगर वो जैसे आ रहे हैं, है ना, जो जैन बन गए हैं, वो आ रहे हैं किसी के घर पे खाना मांगने या कुछ और, तो लोगों का क्या सपोर्ट एक तरीके से है कि आप उनको खाना दो, ठीक. जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स. ट्रेडर्स बहुत सपोर्ट करते थे जैनिज्म को. फार्मर्स हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स. अब जैनिज्म में ये था कि आप हर किसी को मतलब जीने का अधिकार है, किसी को भी हर्ट नहीं करेंगे. तो इसमें तो ये तुम्हारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, है ना. तो आप जब क्रॉप ग्रो कर रहे होते हो उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं हम, कीटनाशक जो होता है ना. तो फार्मर्स जब इनको यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है इनके हाथों से वो इंसेक्ट्स जो है वो मर जाएंगे. तो एक तरीके से ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती थी फार्मर्स के लिए कि हम जैनिज़्म फॉलो कैसे करें. Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. The teachings of Mahavir and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Valabhi in Gujarat about 1500 years ago. ठीक है, यहाँ जैन क्या होता है, द वर्ड जैन कम्स फ्रॉम द टर्म जीना मीनिंग कॉन्करर. जीना का मतलब कॉन्करर, तो जैन वर्ड जीना वर्ड से आता है. द संघ. बोथ द महावीर एंड बुद्ध फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज. दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन संघ. संघ क्या है, एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स. कि जो लोगों ने अपना घर छोड़ के आए हैं वो सब मिल के एक एसोसिएशन बना दे, उसको संघ कहा जाता है. The rules made for the Buddhist Sangh were written down in a book called Vinay Pitaka. अब
जो बुद्धिस्ट संघ है उसके जो रूल्स हैं कि किस तरीके से आपको क्या फॉलो करना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें एक बुक में लिखी हुई हैं जिसका नाम है विनय पिटका। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेस ऑफ मेन एंड वुमेन। ऑल मैन कुड जॉइन द संघ, सारे मैन जो हैं वो संघ ज्वाइन कर सकते थे। हाउ एवर चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी है, स्लेव्स को अपने मास्टर की परमिशन लेनी है, ठीक है। दोज हु वर्कड फॉर द किंग हैड टू टेक परमिशन एंड डेटर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स, वो लोग जो किंग के यहाँ काम करते हैं उनको किंग की परमिशन लेनी है, और जो डेटर्स हैं उनको क्रेडिटर्स की परमिशन लेनी है। वुमेन हैड टू टेक husband's permission. Men and women who joined the Sangh led simple lives. They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for food during fixed hours. तो क्या करना था इनको संघ में? बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी है, मेडिटेट करना है बहुत ज़्यादातर समय तक, और सिटीज़ या विलेजेस में जाके फूड बेग करके, इनको कुछ फिक्स आवर्स होते थे कि इस टाइम पे आप जा सकते हो और फूड जो है मांग के आपको फिर खाना है। दिस इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्खूज, क्योंकि फूड इनको मांग के खाना है इसलिए इनको भिक्खूज कहा जाता है, जो कि प्राकृत वर्ड है रनाउंसर के लिए बेगर का, या भिकुनीज है ना, जो वुमेन है उनके लिए भिकुनीज। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर। अब जब ये सीख गए तो दूसरों को भी फिर सिखाते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग्स टू सेटल एनी क्वारल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। अगर संघ में किसी तरीके का कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट हो गया है तो वो मीटिंग्स वो करते थे, अरेंज करते थे। Those who joined the Sangh included Brahmin, Kshatriya, merchant, laborers, barbers, courtesans, slaves, ये सभी लोग ज्वाइन किए थे संघ। Many of them wrote down the teachings of Buddhas, बहुत सारे लोगों ने बुद्ध की टीचिंग को लिखा भी। Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangh, बहुत सारे लोगों ने डिस्क्राइब किया कि संघ में लाइफ कैसी होती है। अब ये पिक्चर किस चीज़ की है? अ केव हॉलोड आउट इन द हिल्स, हिल्स में एक केव बना हुआ है, ठीक है। दिस इज़ अ केव इन कार्ले, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इस समय एक जगह है कार्ले, वहाँ पे ये केव था। मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड एंड मेडिटेटेड इन दीज शेल्टर्स, तो इन शेल्टर्स में मॉन्क और नन जो हैं वो रहते थे और मेडिटेट करते थे। मोनास्ट्रीज टू बिगिन विथ, बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टीचिंग पीपल, तो दोनों ही जैन और बुद्ध जो मॉन्क हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लोगों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। द ओनली टाइम द स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो उस टाइम पे वो एक जगह पे रहते थे when it was difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in garden, or they lived in natural caves in hilly areas. तो ये रेनी सीजन में वो कहाँ पे रह रहे हैं जो मॉन्क्स हैं? तो इनके जो सपोर्टर्स होते थे ना, जैसे मान लीजिए बहुत सारे सपोर्टर्स तो किंग्स थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ शेल्टर बनवा दिया इनके लिए, या कुछ जो नेचुरल केव्स हैं, जैसे अभी ये पिक्चर हमने देखी कार्ले की, है ना, वहाँ पे जो केव है तो नेचुरल केव्स में फिर वो रहते थे। एज टाइम वेंट ऑन मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे देमसेल्व्स फेल्ट द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स एंड सो मोनास्ट्रीज वर बिल्ट। तो अब थोड़ा सा परमानेंट शेल्टर इनको बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि मोनास्ट्रीज बिल्डअप की। दी इस मोनास्ट्रीज को क्या कहा गया? विहार कहा गया। द अर्लीस्ट विहार्स वर मेड ऑफ वुड, इनिशियली तो जो विहार है वो वुड से बने होते थे, उसके बाद जो है वो ब्रिक से बनने लगे। सम वर इवन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, कुछ तो केव्स में भी बना दिए गए मोनास्ट्रीज को, जो हिल्स में डग करके बनाया गया वेस्टर्न इंडिया में। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, अब एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या पता चलता है वहाँ से हमें? जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस when they flow into mighty ocean, so are Varn and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha joined the order of monks. क्या कह रहे हैं? जैसे रिवर फ्लो करते हुए जब ओशन में जाती है ना, तो क्या होता है कि ओशन में मिलने के बाद उसका नाम वो नहीं रह जाता। अगर गंगा है, ठीक है, फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल रही है जाके, तो मिलते ही वहाँ पे उसका नाम फिर वो गंगा नहीं रह जाती। वैसे ही ये जो अलग अलग वर्ण के रैंक के लोग आए हैं, कोई किंग आया है, कोई क्राफ्ट्स पर्सन आए हैं, कोई ट्रेडर्स, कोई मर्चेंट्स आया है, जैसे ही वो बुद्ध में ज्वाइन कर लेंगे, उन संघ में ज्वाइन कर लेंगे, उनकी ये रैंक हट जाएगी,
उनका वर्ण हट जाएगा, फिर वो इस चीज़ से नहीं जाना जाएगा कि अच्छा ये तो क्षत्रिय है या ये ब्राह्मण है, ठीक है। Very often, the land on which the vihar was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. बहुत बार वो जगह जहाँ पे विहार बना हुआ है, वो जो लैंड है, वो किसी लैंड ओनर का, रिच मर्चेंट या किंग का होता था। द लोकल पीपल केम विद गुड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स। तो बहुत सारे लोग जो है जो खुद नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वो सपोर्ट करते थे, प्लस वो क्या करते थे, गिफ्ट्स देते थे उनको, फूड दे रहे हैं, क्लोथ्स दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं इन मॉन्क्स और नन्स को। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और उसके बदले वो मॉन्क जो हैं वो कुछ ना कुछ पढ़ाते थे, एक तरीके से बताते थे, सिखाते थे इन लोगों को। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो बहुत सालों बाद तक क्या हुआ कि बुद्धिज्म बहुत दूर दूर तक फैला एक तरीके से। नाउ द सिस्टम ऑफ आश्रम्स, आश्रम का क्या सिस्टम है? अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप्ड द सिस्टम ऑफ आश्रम्स। तो जब ये जैनिज्म बुद्धिज्म डेवलप हो रहा था उस टाइम पे ब्राह्मण्स भी आश्रम वाला सिस्टम उन्होंने एक तरीके से इमर्ज हुआ। Here the word ashram does not mean a place where people live or meditate. अभी हम आश्रम अगर वर्ड बोला जाए तो उससे हमारे दिमाग में क्या आता है? ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं, मेडिटेट करते हैं, बट उस टाइम पे ये नहीं था। इट इज़ यूज्ड इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ। आश्रम क्या है? लाइफ का एक स्टेज है। 4 आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्यास men were expected to lead simple lives and study Ved during the early years of their life, ब्रह्मचर्य। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, इनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप बहुत सिंपल लाइफ जिएं, आप वेदास को पढ़ें अपने अर्लीस्ट लाइफ में, इसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। गृहस्थ क्या था? दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स। जब ब्रह्मचर्य जी लिया, अब गृहस्थ वाला जीवन आपको जीना है, आपको शादी करनी है और हाउस होल्डर की तरह आपको रहना है। फिर वनप्रस्थ है, देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट। उसके बाद आपको फॉरेस्ट में रह के मेडिटेट करना है। ये वनप्रस्थ आश्रम स्टेज है। फाइनली लास्ट स्टेज क्या है? दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सन्यासीज। उसके बाद उनको सब कुछ गिव अप कर देना है, सब त्याग कर देना और सन्यासी बन जाना है। द सिस्टम ऑफ आश्रम्स अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइव्स इन मेडिटेशन। जो सिस्टम आश्रम का है उसमें क्या होता था, लोग जो मेन हैं वो अपना कुछ लाइफ का पार्ट मेडिटेट करते हुए बिताएंगे। जनरली वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम्स चोजन बाय देयर हस्बैंड्स। वुमेन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चंस में स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाता है, जो वुमेन है उनको वेदास पढ़ना अलाउड नहीं था। वो आश्रम वही जाएंगी जो उनके हस्बैंड जिस आश्रम में जाएंगे वहीं पे वुमेन भी जाएंगी। एल्सवेयर, अब ईरान की बात हो रही है। ज़ोरास्टर वॉज एन इरानियन प्रॉफिट, एक प्रॉफिट थे ज़ोरास्टर ईरान के। हिज टीचिंग्स आर कंटेन्ड इन अ बुक कॉल्ड एवेस्टा। इनकी जो टीचिंग्स हैं एक बुक में है जिसका नाम है एवेस्टा। द लैंग्वेज ऑफ द एवेस्टा एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द वेदास। इनकी जो लैंग्वेज है और जो प्रैक्टिसेस हैं वो वेदास की तरह बहुत ज़्यादा सिमिलर है। The basic teachings of Zoroaster are contained in the maxim good thoughts, good words and good deeds. जो इनकी बेसिक टीचिंग है ज़ोरास्टर की, वो किस मैक्सिम पे है कि अच्छे थॉट्स हों, अच्छे वर्ड्स हों, अच्छे डीड्स हों। Here is a verse from the Zend Avesta. Lord, grant strength and the rule of truth and good thinking, by means of which one shall create peace and tranquility. For more than 1,000 years, Zoroastrianism was a major religion in Iran. बहुत सालों तक ये जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म है वो एक मेजर रिलीजन था ईरान में। लेटर सम ज़ोरास्ट्रियंस माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन द कोस्टल टाउन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। बहुत सारे उसके बाद जो ज़ोरास्ट्रियंस थे वो माइग्रेट करके ईरान से सेटल डाउन कहाँ हुए? गुजरात में, महाराष्ट्र में। दे वॉज द एंसेस्टर्स ऑफ टुडेज पारसीज। तो अभी जो पारसीज हैं उनके एंसेस्टर्स थे ये ज़ोरास्ट्रियंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 7 ख़त्म होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कुछ देख लेते हैं। उपनिषदिक थिंकर्स द जैन टीचर महावीर एंड बुद्ध किस टाइम पे आए थे? 2500 ईयर्स अगो। राइटिंग डाउन ऑफ द जैन टेक्स्ट अबाउट 1500 ईयर्स अगो। 2500 साल पहले कम से कम महावीर और बुद्ध आए थे, और जो जैन टेक्स्ट है वो 1500 साल पहले आया था।
यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, आप चाहे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं लिख के, ठीक है। कल से हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक किया करिए और शेयर करिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।